नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। लाला रामदेव से झगड़ा क्या भारी पड़ रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को? दूसरा, केसीआर रैली भाजपा के लिए चिंता या खुशखबरी? और तीसरा, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और रोड शो। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी राशि हमें सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त एक बार भी हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले बात, लाला रामदेव से झगड़ा क्या भारी पड़ रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को? पहले जरा समझ लेते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह साहब हैं क्या। ब्रजभूषण शरण सिंह साहब बलरामपुर गोंडा से आते हैं। वो 1978 में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। बैकग्राउंड मतलब नेतागिरी का ही बैकग्राउंड है। किसान परिवार से थे। 1991 में पहली बार एमपी बने। अब तक 6 बार एमपी रह चुके हैं। केवल एक बार 2009 में वो सपा के सांसद थे, बाकी 5 बार वो बीजेपी के सांसद रहे हैं। और अगर वो 1991 से एमपी हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो 2014 के बाद वाले एमपी नहीं है जो केवल और केवल मोदी जी के वजह से एमपी बने हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल मोदी जी के कारण एमपी हैं। वो अपने दमखम से पहले से एमपी रहे हैं। उनकी पत्नी भी राजनीति में, उनका बेटा एमएलए है। और अभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से मैं मेन स्टोरी पे आ रहा हूं। इन्होंने हाल के दिनों में, मैं बाबा रामदेव नहीं बोल रहा हूं, रामदेव जी का जो मंजन बनाते हैं और घी बनाते हैं उस पे लेके इन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, कुछ कहा था। उनका कहना यह था कि 30 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है, देशी घी। और वो कहे थे कि मेरे घर में ही बनता है, मैं खुद दूध लगाया हूं, भैंस पाला हूं, इसलिए ये मुझे पता है। और अगर 30 किलो दूध को में 1 किलो देशी घी आप 550 में बेच रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि आप किसानों के साथ जाति कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन उसकी मीनिंग जो थी कि आप घी में कुछ ना कुछ मिलावट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि 550 में अगर सामान्यतः अगर ये भी मान लिया जाए कि 50 रुपया किलो लीटर या किलो घी है तो 1500 रुपया तो यही हो गया। खैर, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद उसमें मट्ठा निकलता है, लेकिन फिर भी वो 550 में कैसे बेच रहे हैं। इन्होंने अपना कैलकुलेशन करके बताया था कि 1350-1400 से कम में घी नहीं बेचा जा सकता है अगर वो शुद्ध है तो। फिर इन्होंने एक पतंजलि जी की जो जहां पे मूर्ति लगी है वहां पे गए थे और वहां पे इन्होंने इनके मंजन की भी के बारे में भी बताया था कि वो मंजन ये नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें लौंग का अंश ज्यादा है। ये सब भी बातें कही थी। इन सब के बीच एक बालकृष्ण जी का एक 22 या 24 नवंबर का एक ट्वीट है, वो मैं साझा कर दे रहा हूं। अब बालकृष्ण जी ने तुरंत हमला बोला ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर। दूसरा यह है कि ये थोड़ा अपने मन के हैं, जो ये सांसद जी हैं, जो मन में आता है वो कहते रहते हैं। अब कल से एक नया वो शुरू हुआ है कि इन पे आरोप लगा है कि ये यौन शोषण करते थे। अच्छा, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2011-12 से अध्यक्ष हैं। इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के हैं, उनके भूपेंद्र हुड्डा जी के लड़के हैं, तेज तर्रार भारी भरकम सांसद हैं, उनको हराया था। और उनको तब हराया था जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी। खैर, उसके बाद ये तब से लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं। और मैं 1-2 चीजें इसलिए जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूं कि वो भी आप समझ लीजिए कि रेसलिंग फेडरेशन का माने क्या है। और मैं सिर्फ ओलंपिक की बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओलंपिक की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सबसे मुश्किल माना जाता है। भारत को अभी तक ओलंपिक में 35 मेडल मिले हैं, 35। और ये बात कर रहे हैं सन 1900 से, 1900 से अभी तक 2021 का जो लास्ट ओलंपिक हुआ था वहां तक तो केवल 35 मिले हैं। और देश की आजादी से पहले 5 मेडल मिले थे, तो देश की आजादी के बाद हमें केवल 30 मेडल मिले हैं। अब अगर टोटल मेडल इस 35 का वो कहें तो हॉकी में अभी तक हमें 12 मिले हैं, आजादी से पहले 3, आजादी के बाद 9। रेसलिंग में हमें 7 मेडल मिले हैं। हॉकी के बाद जो सबसे ज्यादा मेडल हमें मिले हैं वो रेसलिंग में मिले हैं। शूटिंग में हमें 4 मेडल मिले हैं। एथलेटिक्स में हमें, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में हमें 3-3 मेडल मिले हैं। लेकिन एथलेटिक्स में हमें 2 मेडल 1900 में मिला था जब देश आजाद नहीं था, और एक ही मेडल नीरज चोपड़ा जी ने अभी 2021 में गोल्ड मेडल हम लोगों को जेवलिन थ्रो में दिया है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये जो रेसलिंग, जो कुश्ती के मेडल हैं, ये कब कब आए।
ये पहला मेडल 1952 में जाधव जी ने जीता था, सबको याद है, और फिर 2008 में सुशील कुमार साहब ने जीता था। मतलब 64 साल में 2 मेडल भारत जीता था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी के रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के बाद 2012 से और 2021 जो लास्ट ओलंपिक हुआ, इस 10 साल के बीच में भारत 5 मेडल जीत चुका है। एक गेम में 5 मेडल जीत चुका है। इतने मेडल किसी भी गेम में नहीं जीते हैं। मतलब अगर इधर का सफर ले लें तो हॉकी में भी नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज को जानते हुए फिर आपको सारा समझना ज्यादा आसान होगा। कल सांसद खेल का महाकुंभ, प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ दिल्ली में कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ जंतर मंतर पर एक धरना, मुख्य रूप से हरियाणा के जो रेसलर्स हैं उन लोगों ने एक धरना शुरू किया दिल्ली में, और एक उन्होंने एक जनरल आरोप यह लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह की अगुवाई में उनका यौन शोषण होता था। कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, ये एक जनरल आरोप यह है कि वो यौन शोषण होता था, और वो धरना आज भी चल रहा है। और वो उसमें साफ साफ कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि किसका यौन शोषण हुआ। यौन शोषण होता था, कब यौन शोषण हुआ, कहां यौन शोषण हुआ, इस पे कोई स्पेसिफिक पे वो लोग साइलेंट है। एक जनरल उछाल दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह के उसमें यौन शोषण होता था। उसके बाद आज के पेपर में आप देख लीजिए, विनेश फोगट जी जो हैं, जो शायद वर्ल्ड कंपटीशन में कुछ मेडल जीती हुई हैं, उनका भी बयान आ जाया है, और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2021 में वो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इन सब बातों को उन्होंने मोदी जी से बता दिया था, को अवगत कराया था। अब अक्टूबर 2021 में अवगत कराया था, आज तक क्यों नहीं हुआ कुछ? अगर इसमें कोई तथ्य था तो आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी जी तो ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज जिस तरह का इंजाम आज जंतर मंतर पर देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां पे जो इंजाम है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऊपर से बैकिंग है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर महिलाओं के साथ इस तरह का कहीं भी हुआ है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें कहीं ये दिखता है ऑन द फेस ऑफ इट कि ये स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें भी थोड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। क्योंकि एक दो चीजें और समझ लेने वाली बात है। बृजभूषण शरण सिंह के कई स्कूल कॉलेजेस हैं, मतलब उनको कई लोग कहते हैं कि भाई इसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है उनका, शायद पॉलिटिकल साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य उनका स्कूल कॉलेज उसका है। वहां कई सौ शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, कई हजारों की संख्या में लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन पिछले 10, 12, 15 साल में मैं भी इसी जगह से आता हूं, मैंने एक भी जगह न दबी जबान से, न फुसफुसाहट, न किसी से यह सुना हो कि वहां किसी लड़की या किसी शिक्षिका का यौन शोषण हुआ है। चिन्मयानंद जी के केस में हुआ था, लेकिन इनके यहां मैंने एक बार भी ये नहीं सुना है किसी के द्वारा भी कि उनका हो सकता है। मैं जो बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, एक टर्म है ईस्टर्न यूपी का, मनबड़ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो जो प्रदेश की सरकार है उसकी आलोचना कर चुके हैं। कोरोना काल में देखिए, फिर बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने कहा था भाई कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने उस समय उसकी आलोचना की। फिर राज ठाकरे साहब मनसे के जो आ रहे थे और बहुत उस समय बीजेपी के साथ रिश्ते बन रहे थे उनके, तो वो जब ये कहे कि हम अयोध्या में आएंगे और क्या क्या करेंगे, तो उन्होंने धमकी दी थी कि आके दिखाओ, वो नहीं आए। तो मतलब कहना यह है कि उन्होंने उस समय जो दोस्त लोग थे बीजेपी के, उनके साथ भी कहीं ना कहीं पंगा ले लिया था। अब उनको एक, जैसा कहा जा रहा है कि उनको एक 72 घंटे का नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया है और कुछ होगा। मेरे हिसाब से इस पे एक समयबद्ध सीमा में एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट कर दी जाए। क्योंकि एक चीज और मैं जरा इस पे स्पष्ट कर दूं, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। जो हमारे रामदेव जी हैं, उनके तार भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़े रहते हैं। क्योंकि रामदेव जी का इस तरह का जो इतिहास है, वो पास उनका बहुत साफ सुथरा नहीं है। उनका एक जो है कि अपने गुरु जो स्वामी शंकर देव थे, वो 14 जुलाई 2007 में कनखल आश्रम से गायब हो गए थे। 2012 में FIR हुई, आज तक शंकर देव जी का कहीं पता नहीं है। उनकी सारी संपत्ति के मालिक रामदेव जी हो गए हैं। राजीव दीक्षित साहब की मृत्यु की जांच की मांग कुछ लोगों ने की थी, रहस्यमय ढंग से हुई थी, वो भी। बालकृष्ण साहब का फर्जी पासपोर्ट का मामला, गिरफ्तारी जुलाई 2012 में हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। 2013 में उत्तराखंड के उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर विजय बगोड़ा ने सरकार द्वारा एक दिन में 81 मुकदमे इनके ऊपर किए थे, उसका मामला। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो रामदेव जी जिस तरह की बात करते हैं, जो महिलाओं पे उन्होंने अभी एक हाल में टिप्पणी की थी
कि बिना वस्त्र पहने महिलाएं अच्छी लगती हैं, उस पर कहीं कुछ नहीं हुआ था। मतलब ये जितने लोग हैं, मैं उस समय भी बोला था, आज भी अगर महिलाएं आके ये कह रही हैं, लेकिन महिलाओं से मेरा सिर्फ आग्रह ये है उन खिलाड़ियों से, आप स्पेसिफिक हो, बताएं कि इस दिन इस जगह पे आपके जो भी आ रहा है पे यौन शोषण हुआ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इस देश में, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप एक जनरल हवा में किसी चीज को उछाल दे रहे हैं, और वो भी जो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किसके कहने पे और किसके उस पे, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में एक चीज मैं बता दूं, उनके ऊपर अगर यह आरोप लगता ना, अगर झूठा भी कोई जाके लगा दे कि वहां गए थे और उन्होंने मारपीट कर दी, 2 थप्पड़ लगा दिए, तो ये अगर वो नहीं भी किए होंगे तो उनके ऊपर चिपक जाएगा। उनकी जो छवि है, वो जिस तरह की के हैं, वो कुछ भी ना करें। अगर कोई उनके घर से बाहर निकले और जाके बोले कि मैं अंदर गया और मुझे उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, लोग मान लेंगे कि हाँ थप्पड़ लगाए थे। लेकिन यौन शोषण वाला मामला नहीं लगता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो फांसी पर लटक जाएंगे या गर्दन कटवा देंगे या क्या क्या कर देंगे अगर ये सिद्ध हो गया तो। लेकिन थोड़ी सी एक छोटी 2 चीजों पर ध्यान रखिएगा हरदम। टीवी क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? रामदेव जी हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीवी को एड देने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो कंपनी है। तो टीवी, किसी हिंदुस्तानी टीवी की औकात नहीं है कि रामदेव के खिलाफ, या अगर रामदेव जी चाहते हैं कि इसको चलाया जाए तो चलाना तो वही पड़ेगा जो रामदेव जी चाहेंगे। इसमें वो शायद सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुश्ती में उस तरह का पैसा ही नहीं है। यहां तो घर फूंक तमाशे वाली बात होगी, तो कुश्ती में कौन पैसा देगा? नहीं तो अगर क्रिकेट की तरह पैसा होता तो क्रिकेट में एक तरफ अनुराग ठाकुर जी, एक तरफ राजीव शुक्ला जी, 2 ध्रुव, लेकिन दोनों लोग एक साथ ही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा इतना ज्यादा है कि सबके लिए पर्याप्त है। तो उस तरह का कोई मामला कुश्ती में तो नहीं लगता है। लेकिन ये चीज गंभीर है। अगर ये भेड़े आया जैसी झूठी बात भी कही गई है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें जरा भी तथ्य है तो खिलाड़ियों को सामने आना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, बताना चाहिए कि कहां और क्या हुआ था, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल बातें नहीं। मेरे पास बहुत से इधर वो भी आए हैं, दोनों तरह के वीडियो आए। मेरे पास बहुत से वीडियो आए हैं जो लड़कियां जो रेस्लर हैं हिंदुस्तान की, वो इनके पक्ष में खड़ी हो गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के। मैं उनको नहीं लगा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं कोई पार्टी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं है और रामदेव जी के इशारे पे सब हो रहा है तो इसकी भी जांच, हालांकि रामदेव जी के खिलाफ जांच होना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होनी ही चाहिए। अब दूसरी बात, केसीआर जी की रैली भाजपा के लिए चिंता या खुशखबरी? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चिंता या खुशखबरी कि ये केसीआर साहब ने कल एक रैली की जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब, विजयन साहब केरल के चीफ मिनिस्टर, ये 3 चीफ मिनिस्टर, केसीआर साहब और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से इसमें शिरकत की। अब ये विपक्ष में बिखराव की, इसमें क्या दिख रहा है? विपक्ष का बिखराव दिख रहा है कि इसमें विपक्ष की पेशबंदी दिख रही है। ये अलग अलग तरह से लोग इस पे अपना अपना कमेंट दे रहे हैं। हालांकि एक चीज कॉमन थी, इस रैली में सबने बीजेपी पर निशाना साधा था। कांग्रेस का गुणगान किसी ने नहीं किया था, लेकिन निशाना सबके निशाने पे बीजेपी थी। उसमें अनुत्तरित प्रश्न एक ही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्यों आए ये सबको समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल जी एक तलाश रहे हैं एंड नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट, अगर उसमें वो कहीं भी अकोमोडेट हो सके। मान साहब भी इसीलिए आए थे। केसीआर साहब के यहाँ जैसा कहा जा रहा है कि उनके यहाँ अपना चुनाव है, उनका अपने परिवार को भी उनको सेट करना है, उनके दामाद, उनके लड़के को ठीक से रखना है। रिसेंटमेंट है पार्टी में, लेकिन उसको करने के लिए एक मेगा इवेंट कर दे रहे हैं जिससे ये सब बातें गौड़ हो जाएं। विजयन साहब साउथ के से मतलब सीपीएम के हैं और वो कहीं पे भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ किसी भी विपक्षी एकता की पहल में पीछे हट रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक व्यक्ति का मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, उसका आंसर कोई नहीं दे पा रहा है। अखिलेश जी का उस रैली में जाना समझ से परे है। और 3-4 लोगों के नाम मैं और ले लूं, नीतीश जी, ममता बनर्जी जी, शरद पवार साहब और देवेगौड़ा साहब, इनका भी रैली में नहीं जाना अपने में एक संदेश है, क्योंकि वो साफ ये दिखा रहा है कि कम से कम नीतीश, शरद पवार जी और देवेगौड़ा साहब ये यूपीए के साथ जाना ही को ज्यादा कारगर मानते हैं बीजेपी को हराने के लिए बनिस्बत केसीआर के साथ। अब अंतिम बात, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और रोड शो।
भाजपा ने की कार्यकारिणी की बैठक अभी समाप्त हुई, जिसमें सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि नड्डा जी को जून 2024 तक की कमान संभाल दी गई। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी ने उसमें कुछ अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को कुछ एडवाइस भी किया। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी 303 सीटें, हमें इससे आगे जाना है। उन्होंने उनके बाद ये बताया गया कि जो 9 राज्य हैं जिसमें अभी चुनाव हो रहे हैं स्टेट में, उसमें कैसे कैसे करना है, उन 9 राज्यों में सब राज्यों को फिर से जीत के आना है। दूसरा उन्होंने बताया कि अब छवि अच्छी बनाने की उन्होंने उनसे अपील की कि आप अपनी जरा छवि अच्छी बनाएं। तो क्या प्रधानमंत्री जी, आपको लगता है कि कुछ लोगों की छवि खराब हो रही है आपके यहाँ? लेकिन जब तक आप प्रज्ञा ठाकुर जी के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक आप अनुराग ठाकुर जी के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक आप ये जितना भी एडवाइस देते रहें लोग इसको सीरियसली नहीं लगाएंगे, क्योंकि कौन लगाम लगाएगा इन लोगों को। दूसरा, आपने कहा कि मुसलमानों से थोड़ा नजदीकियां बढ़ाई जाएं, और खास करके आपने नाम लिया पसमंदा मुसलमान और वोहरा मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कही। मुझे लगता है कि ये जो एक आपका फॉर्मूला है ना कि हर समाज को में तोड़ने का काम करो। भारतीय समाज है तो हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू समाज है तो अगड़ा पिछड़ा कर दो, पूरा ज्योग्राफिकली है तो द्रविडन और आर्यन का झगड़ा शुरू कर दो, और मुसलमान है जो आपके साथ नहीं भी है उसमें पसमंदा और वोहरा को एक तरफ कर दो और बाकी मुसलमानों को एक तरफ कर दो। आपको यह अंदाज है कि वोहरा मुसलमान को मुसलमान पर से अपने आप मानते भी नहीं है, उनको अपना हेडक्वार्टर पाकिस्तान से शिफ्ट करना पड़ा है। लेकिन ठीक है, अब वो एक थोड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी इसमें इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सफलता रही वो मोदी जी का रोड शो था, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ज्यादा मोदी जी के रोड शो की चर्चा रही। और अगर आप ये खुद सोचिए कि अगर वो ये रोड शो नहीं होता तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बात शायद कोई नहीं कर रहा होता। तो वो मोदी जी का एक अच्छा प्रयास था, और सबको याद रहा कि रोड शो, वो 700 मीटर का रोड शो कितने बेहतरीन ढंग से मोदी जी ने किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।